तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। अगर मैं दोबारा उसको रिवीजन करवाऊं तो हम क्या देखते हैं? केमिकल रिएक्शन इज आल्सो नोन एज केमिकल चेंज एंड टू एंड मोर टू एंड और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, या फिर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोक डाउन इनटू न्यू बॉन्ड्स। और केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो हमें कैसे पता लगता है? तो पहला स्टेप, केमिकल रिएक्शन हुई है तो चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्मेल में, टेस्ट में, कलर में, एंड स्टेट भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन होता है, इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड लास्ट पॉइंट ये कि न्यू सब्सटेंस तो बनता ही बनता है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है? न्यू सब्सटेंस का बनना, और न्यू सब्सटेंस बन रहा है मतलब न्यू चेंजेस आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारी अगली वीडियो की, चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो जो हमें बताती है केमिकल इक्वेशन के बारे में। जैसे ये क्या लिख दिया भैया आपने, केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जैसा कि हमको पता है केमिकल चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। मतलब केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं अभी हमने वो देखा, आगे हम जाके टाइप भी देखेंगे। बट केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने एक लाइन बोली, मैंने एक लाइन लिखी कि वन एंड टू आर थ्री। मैंने एक लाइन बोल दी 1 and 2 आर 3, कि 1 और 2 क्या होते हैं? 3 होते हैं। हमको भी पता है, बच्चों को भी पता है। इसको इतना ना लिख के अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो, मुझे समझाना हो, जैसे मैं आपको अभी कुछ चीज समझा रहा हूं, तो वो इजिएस्ट होना चाहिए, हमें कोई चीज जल्दी समझ आनी चाहिए। तो मैं ये ना लिख के मैं क्या लिखूंगा? 1 + 2 = 3। लो, ये क्या हो गई? केमिकल इक्वेशन। और वो क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन। इट मींस हमारा स्टेटमेंट केमिकल रिएक्शन रहेगा, और उसको केमिकल, अगर उस स्टेटमेंट के अंदर हम जितने भी सब्सटेंस आ रहे हैं उनको अगर हम किसके फॉर्म में लिख दें? सिंबल्स एंड फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दें, तो क्या बन जाती है? केमिकल इक्वेशन। दोबारा सुनना, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस, ये जो भी मटेरियल आ रहे हैं उनका नाम ना लिख के अगर उनको फॉर्मूला और सिंबल्स के फॉर्म में लिख दें, या तो फॉर्मूला या सिंबल्स, तो क्या बन जाती है? केमिकल इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल्स। मतलब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम सब्सटेंस का फॉर्मूला एंड सिंबल्स के फॉर्म में लिख दें, जितने भी केमिकल नेम आ रहे हैं, तो वो क्या बन जाती है? केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन की अगर बात कर दी जाए, किसी भी केमिकल इक्वेशन की अगर बात कर दी जाए, तो उसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट बोल सकते हो, या हाँ, दो पार्ट बोल सकते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर बात कर दी जाए तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट लेफ्ट हैंड साइड और एक पार्ट राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात कर दी जाए तो उसको रिएक्टेंट वाला पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो उसका आरएचएस वाला साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने क्या देखा था, 1 + 2 = 3। तो 1 + 2 लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये लो लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड, तो ये क्या आ जाएगा? 3। तो एलएचएस में हमारा आ गया रिएक्टेंट, और आरएचएस में हमारा क्या आ गया? प्रोडक्ट। दोबारा सुनना, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और आरएचएस साइड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किन्हें कहते हैं? तो रिएक्टेंट पे अगर सवाल उठाया जाए, उंगली लगाई जाए, तो रिएक्टेंट किसे कहेंगे? तो रिएक्टेंट्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन रिएक्शन। मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल्स जो किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्शन करते हैं। दोबारा सुनना, दो सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन द रिएक्शन। जबकि जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं, जबकि क्या, जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस आर इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। दोबारा सुनना, न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस इन द रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। तो जो भी पुराने सब्सटेंस होते हैं, जो उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो न्यूली फॉर्म्ड होते हैं, जो नए बनते हैं, जिनका या तो पहले की तुलना में कलर चेंज होगा, स्मेल चेंज होगा, या फिर टेस्ट चेंज होगा, स्टेट भी चेंज हो सकता है, एंड मोस्ट ऑफ द क्या हो सकता है? कुछ गैसें भी निकल सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब एक चीज है कि जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, मैंने एक इक्वेशन लिख देता हूं H2
प्लस में O2 कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर मिक्स्ड टू फॉर्म वाटर, टू फॉर्म वाटर। और वाटर का हमको क्या लिखना है, H2O। ये वही वाटर है दुनिया में जो 70% है। वो बात अलग है, दुनिया में 70% वाटर है, पर लोगों को गिरना कहाँ है, डूबना कहाँ है, प्यार में। चलो हम प्यार से निकल के आते हैं वाटर पे। तो H2 एंड O2 आर द गैस, वो गैस मिक्स होती है एंड क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो एक चीज समझे भैया, ये तो हो गया रिएक्टेंट क्योंकि ये रिएक्शन कर रहे हैं, और एक क्या बन गया हमारा ये प्रोडक्ट, क्या बन गया, प्रोडक्ट। बट अगर मैं थोड़ी अपनी पॉजिटिव ना रख के नेगेटिव थॉट में सोचूं तो क्या बोल सकता हूं मैं कि भैया जी कि H2 और O2 जुड़कर वाटर बनने की बजाय मैं ऐसे नहीं सोच सकता कि वाटर किस में टूट रहा है, H2 प्लस O2 में, कि वाटर है वो हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग बना रहा है। तो रिएक्टेंट मैं किसे कहूंगा, H2 प्लस O2 को या वाटर को रिएक्टेंट कहूंगा, या फिर आपके अकॉर्डिंग मैं वाटर को प्रोडक्ट बोलूंगा या इसको रिएक्टेंट बोलूंगा। इट मींस हमें सही से नहीं पता लग रहा कि रिएक्शन कहां हो रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। H2 प्लस O2 में रिएक्शन हो रही है यानी कि वो रिएक्टेंट है और वाटर बना रहे हैं, या फिर वाटर में रिएक्शन हो रही है, वाटर टूट रहा है किसमें, H2 प्लस O2 गैस में, यानी कि ये रिएक्टेंट हो गया वाटर एंड न्यू सब्सटेंस क्या हो गए, प्रोडक्ट। तो हमें कैसे पता लगेगा, इसलिए हम इक्वल का यूज ना करके इस एरो सिंबल का यूज करते हैं, जो हमें किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो डायरेक्शन, केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स एंड फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दे तो वो इक्वेशन बन जाती है। एंड इक्वेशन लिखने का एक रूल होता है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट, एंड इनके बीचों बीच में एरो सिंबल होता है जो हमें किस क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कहां हो रही है। इसकी जो पिछवाड़ा होगा, जो इसकी पूंछ होगी, जो इसकी टैल होगी, वो हमें क्या बताएगी कि भैया पीछे क्या है, रिएक्टेंट है, और इसका जो हेड होगा वो किसकी तरफ पॉइंटेड रहेगा, प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, नए सब्सटेंसों की तरफ। तो ये तो बात होगी केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका, जिसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और इसको लिखते कैसे हैं, एक तरफ रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट और बीच में एरो सिंबल। ये बात होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने की, राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो चुका है केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन। आगे की बात कर दी जाए तो केमिकल इक्वेशन की कुछ टाइप्स होते हैं क्या, ये केमिकल इक्वेशन को इतना ही टॉपिक है। तो इसको अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन के दो टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, दो, बैलेंस और अनबैलेंस, बैलेंस एंड अनबैलेंस। अब ये बैलेंस और अनबैलेंस क्या है, ठीक है, ये मोबाइल वाला बैलेंस नहीं है, तो ये बैलेंस और अनबैलेंस क्या है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देके चलते हैं। H2 प्लस में O2, H2O, इस एग्जांपल को देखते हैं, ये हमारा कॉमन एग्जांपल है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, दो, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन भी दो। प्रोडक्ट में देखते हैं हाइड्रोजन दो है, ठीक है, पर ऑक्सीजन कितना है, कुछ भी नहीं, मतलब एक, और ऑक्सीजन वहां पे कितना है, एक। क्या दोनों तरफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इक्वल है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा नहीं। क्यों भैया, देखना हाइड्रोजन दो, ठीक, ऑक्सीजन दो पर ऑक्सीजन एक। तो इस तरह की रिएक्शन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जहां पर नंबर ऑफ एटम्स, क्या दोबारा बोलूंगा, जहां पर नंबर ऑफ एटम्स, जहां पर नंबर ऑफ एटम्स क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते, किसमें, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट के अंदर। इट मींस अगर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तो वो हो जाएगी अनबैलेंस, और अगर इक्वल है तो बैलेंस। जैसे C प्लस O2 एक कॉमन एग्जांपल, CO2, तो कार्बन यहाँ पे एक, यहाँ पे भी कार्बन एक, ऑक्सीजन दो जो हमेशा इसके डायटोमिक फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे दो, तो ये क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट मींस नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट आर इक्वल इन द नंबर, आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं सॉरी, जितने भी एटम्स होते हैं वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या होता है, इक्वली होते हैं। तो ये बात होगी बैलेंस्ड की, और अनबैलेंस्ड जहां पे उनका नंबर क्या होता है, इक्वल नहीं होता। जैसे एक और एग्जांपल, Mg प्लस में O2, तो जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, लास्ट चैप्टर लास्ट वीडियो के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन के अंदर एग्जांपल देखा। तो जैसे मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाया तो क्या बन गया, MgO बन गया,
ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे Mg एक था, यहाँ पे भी एक है, यहाँ O2 दो थे, यहाँ पे O एक ही रह गया, तो ये कौन सी होगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस आती है हमारे पूरे चैप्टर के अंदर की बैलेंस भी आएंगी, कुछ अनबैलेंस आएंगी। तो टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन आर देयर आर टू टाइप्स, नंबर वन बैलेंस्ड, नंबर दो अनबैलेंस्ड। और हमें कैसे पता लगेगा, तो नंबर जो बैलेंस होते हैं और अनबैलेंस होते हैं उनका पता लगाने का तरीका सिंपल सा है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट में, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन करते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, और जो प्रोडक्ट जो नए सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल है तो बैलेंस, इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस। अब एक क्वेश्चन दोबारा हम देख लेते हैं, अपनी वीडियो को रिवाइज करते हुए देखें कि क्या यहाँ पे भैया MgO8 क्यों बना। तो उसी टॉपिक पे दोबारा आए, तो Mg यहाँ पे +2 वैलेंसी के साथ होता है कैटायन, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे -2, और हमको पता नंबर सेम तो कट जाता है और MgO बन जाता है। इसी तरह H2O के अंदर भी देख सकते हैं। तो टॉपिक आता है हमारा केमिकल इक्वेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस। तो अब हमें पता लग गया बैलेंस और अनबैलेंस, बट रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी के अंदर क्या होता है, जो इनके अंदर एटम्स के नंबर होते हैं वो अरेंज्ड रहते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा आगे को देखना होगा। तो टॉपिक पे हम दोबारा आए, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन, जब केमिकल रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस को हम, सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनको हम सिंबल्स के और फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दें तो वो इक्वेशन बन जाती है, एंड बीच में एरो सिंबल। अब एक और चीज कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे, जोसेफ प्राउस्ट एंड लवासियर का एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मास कभी ना तो बनता है ना कभी खत्म होता है, मास नेदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Mg तो एक था, इट मीन्स यहाँ पे Mg क्या था, एक था। यहाँ पे देखते हैं Mg प्लस में O2, और ये क्या बन गया, MgO बन गया। क्या देखते हैं कि Mg यहाँ पे एक है, इसका मास कितना हो गया, वही सेम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Mg 12 नंबर पे आता है, तो मेरी वही वीडियो याद करो, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, तो इसमें 12 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन, इसका एटॉमिक मास 24 यूनिट समथिंग हो गया। ऑक्सीजन की बात कर दी जाए तो इसका मास ये 8 नंबर पे आता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज इक्वल टू P प्लस N, हम 9th में पढ़ के आए। तो ऑक्सीजन का अकेले का मास हो जाएगा 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन 16, और ऑक्सीजन है कितने, 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, तो हम पे मास 2 यूनिट, टोटल मास निकालते हैं, 24 एंड 16 2 32, तो 24 एंड 32 कितने हो गए, 24 और 32, ये हम पे आ जाएंगे 56 यूनिट। जबकि अगर हम प्रोडक्ट के अंदर देखें तो प्रोडक्ट के अंदर मास देखते हैं, Mg का 24 यूनिट एच बी नोट हमने भी निकाला, और अकेले ऑक्सीजन का होता है 16, तो 24 और 16 कितने हो गए, 40 यूनिट। तो भैया एक तरफ मास ज्यादा है, एक तरफ मास कम है, ये क्या हो रहा है, तो इस कंडीशन में रिएक्शन हम जानते हैं अनबैलेंस्ड है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है। तो इस चीज को समझेंगे कैसे, मास के थ्रू, कि किसी भी रिएक्शन के अंदर मास क्या होना चाहिए, इक्वल, बट यहाँ पे मास क्या आ रहा है, अलग अलग, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, अलग अलग, ओ सॉरी अलग अलग आ रहा है। तो इस चीज को हम क्या देखते हैं, मतलब मास क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, और मास क्या होना चाहिए, सेम। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि हम देख के आए थे कि देयर आर नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ना तो कभी क्रिएटेड होता है ना ही कभी इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ना तो कभी मास को बना सकते हैं ना कभी खत्म कर सकते हैं। बट हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि एक तरफ मास ज्यादा हो रहा है और एक तरफ मास कम हो रहा है, कुछ कंडीशन में एक तरफ मास कम एक तरफ ज्यादा। तो ये क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये रिएक्शंस होती हैं तो कुछ गैस के फॉर्म में निकल जाती हैं, उस कंडीशन में हम नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाते हैं। तो अब देखें, तो किसी भी रिएक्शन को अगर वो अनबैलेंस हो तो उसको बैलेंस किया जाता है। अनबैलेंस रिएक्शन को, अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना
किसके थ्रू होता है? क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि टोटल मास ऑफ सब्सटेंस बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन रिमेन्स सेम, कि किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास ऑफ सब्सटेंस होता है बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में, किसी भी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट के अंदर, वो क्या होना चाहिए? रिमेन सेम होना चाहिए। बट हमको क्या देखने को मिलता है कि केमिकल इक्वेशन है, उसमें एक तरफ बैलेंस और एक तरफ अनबैलेंस, मतलब एक तरफ बैलेंस और एक तरफ अनबैलेंस, एक तरफ बैलेंस और एक तरफ अनबैलेंस। तो इस कंडीशन में किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड होती है। केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, अनबैलेंस एंड बैलेंस। अनबैलेंस को बैलेंस करने की नीड होती है। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस का मतलब हो गया है वहां पे मास इक्वल नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है मास बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, और जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में मास इक्वल नहीं है, यानी कि वो अनबैलेंस है, और अनबैलेंस को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो मेथड है, इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड? हीट एंड ट्रायल मेथड। ऐसा मेथड जिसके अंदर हम किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में इक्वल कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने यही जाना कि बीच में एरो सिंबल जो हमें डायरेक्शन बताता है, इसके बैक साइड रिएक्टेंट होता है और इसके फ्रंट साइड या इसके हेड की साइड प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और जो न्यूली फॉर्म सब्सटेंस होते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और उनके दो टाइप्स होते हैं, पहला केमिकल बैलेंस इक्वेशन और दूसरी अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में इक्वल होते हैं, जबकि अनबैलेंस में क्या होता है? वो इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते। सेम नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करने की नीड होती है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ना तो कभी बनना चाहिए, ना तो कभी वो बनता है, ना कभी वो खत्म होता है। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में मैं अनबैलेंस को बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस करने को कौन सी विधि मेथड द्वारा करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे चैप्टर के। तो हम यहाँ पे अभी अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।